बायोलॉजी इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि नीट के एग्जाम में इतना सारा बायोलॉजी आता है, 50% ऑलमोस्ट सिलेबस बायोलॉजी का ही आता है, ठीक है। तो ना हमको पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं डर रहता है कि कोई तो टॉपिक हमसे मिस हो ही जाएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली होता भी है वो, ठीक है। एग्जैक्ट हम 100% किसी का भी सिलेबस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम एटलीस्ट वो कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट हम उनको ना छोड़ें। जहाँ पर एग्जामिनर की भी नज़र है वहाँ पर हमारी नज़र भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 80-20 रूल आपको रिविजन में हमेशा शामिल करना चाहिए। 20% एफर्ट्स हमेशा आपको 80% रिजल्ट्स देके जाएंगे। तो 20% एफर्ट्स हमें उन्हीं टॉपिक पे लगाने हैं जो टॉपिक्स एग्जैक्टली आने वाले हैं और जो पिछले 5 सालों में आ चुके हैं। उन्हीं टॉपिक्स की आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बताऊंगी टॉप 50 टॉपिक्स फॉर बायोलॉजी जो आप बिल्कुल भी स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। माय नेम इज एकता सोनी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वेलकम टू दिस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर सच वीडियोस। टॉप 50 टॉपिक्स फॉर बायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक, अगर हम क्लास 12 से शुरुआत करें तो क्लास 12 से शुरुआत करेंगे तो बच्चों देखो पहला टॉपिक जो है वो क्या आ जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये जो आपका क्लास 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें ये जो मेजर टॉपिक है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, पहले इस वीडियो की शुरुआत में आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको पूरी बायोलॉजी नहीं करनी, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को करना है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ। प्लीज लेट्स जस्ट क्लियर दिस वन थिंग। आई एम सेइंग कि इन 50 टॉपिक को तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, बाकी ऑलमोस्ट तो सब कुछ आपको करना ही है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस यू कांट इवन अफोर्ड टू इनको स्किप नहीं कर सकते हो आप, यू कांट अफोर्ड टू स्किप दीज टॉपिक्स, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एनटी का फेवरेट है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो प्लीज इसको भी स्किप मत करना। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इसको भी स्किप नहीं करना है आपको। प्लांट्स रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरफ चले तो स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। हार्मोनल हार्मोनल कंट्रोल होता है उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब स्पर्मेटेड स्पर्म में कन्वर्ट होता है, वो क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। प्लीज ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं प्लीज इनको आप देखते जाइएगा। oogenesis से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। पोलर बॉडी से रिलेटेड लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था कि पोलर बॉडी जो होती है उसमें कितने एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप ना बार बॉडी पे क्वेश्चन आया था पोलर बॉडी से रिलेटेड, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को एटलीस्ट आप प्लीज स्किप नहीं करना है आपको। मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली ग्राफिन फॉलिकल से रिलेटेड एंड कॉर्पस ल्यूटियम से रिलेटेड, ठीक है। एंड हार्मोनल जो कंट्रोल होता है उनमें 4 हार्मोन मेनली आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, एफएसएच होता है, एलएच होता है। एलएच सर्ज किसे कहते हैं, ऐसे टाइप के काफी क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए हैं। तो प्लीज आपको ये चीजें आनी चाहिए। एंड ART एंड STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक्स, ठीक है। तो इनको भी आपको स्किप नहीं करना है। बहुत सारी यहाँ पर टेक्नोलॉजीज दी हुई है, IVF के बारे में दिया हुआ है, ZIFT, GIFT, वो बहुत सारी चीजें दी हुई है आपको। एंड IUDs भी दी हुई है। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज इंक्लूड कर देती हूँ, प्लीज ये भी इंक्लूड कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है क्वेश्चन और इस साल भी आएगा। IUDs 3 टाइप की दी हुई है NCERT में और तीनों ही टाइप के IUDs से के जो एग्जाम्पल्स हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हमेशा आते रहेंगे डेफिनेटली। एम्ब्रियोनिक एंड फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो हो रहा है ब्लास्टुला से रिलेटेड, ब्लास्टोसिस्ट से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। एमनियोसेंटेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। मेंडल लॉ की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 5 जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मेंडल लॉ, आपको तीनों ही लॉज के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है, कब वो नहीं एप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स ये तो सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर मैं आपको कम्युनिटी के ऊपर भी इस यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट अगर आप चेक करेंगे वहाँ पर भी आई एम अपलोडिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड आज भी आपको एक क्वेश्चन दिखा है यहाँ पर जो कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। तो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, दीज आर सच डिजीजेस जिसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको बोला गया कलर ब्लाइंड फीमेल, तो कलर ब्लाइंड फीमेल ये वाली है
या ये वाली है? कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, दिस इज अ कैरियर एंड दिस इज दी कलर ब्लाइंड फीमेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्रॉस के टाइम पर, क्योंकि अगर क्रॉस में ना आपको ये इंडिकेशन नहीं पता है तो क्रॉस नहीं कर सकते हो और नहीं हो पाएगा। इसीलिए सारे क्रॉस को देख कर जाना। कलर ब्लाइंडनेस पे पक्का क्वेश्चन आता है, हीमोफीलिया के ऊपर भी पक्का क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ इनको ज़रूर देख कर जाना कि कैसे इनको हम डिनोट कर सकते हैं एंड कैसे हम इसके क्रॉस करवा सकते हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन। लास्ट ईयर और मे बी लास्ट ईयर रिकॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है डिस्टेंस से रिलेटेड, तो प्लीज़ देख लेना एक बार। जेनेटिक डिसऑर्डर, एक भी डिसऑर्डर बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर हो चाहे फिर वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो। हर टाइप का सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम, कब वो होता है, कौन सी ट्राइसोमी से हो रहा है या कैसे हो रहा है, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ आपको हर चीज़ नोटिस में रखनी है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, वो कौन सा है आपका? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली ये चैप्टर सबसे बड़ा है, पूरी बायोलॉजी में सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। यहाँ से ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो रेप्लिकेशन में भी मेसेल्सन स्टॉल वाला जो है आपका वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, वहाँ से क्वेश्चन भी हर साल मतलब ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा गया है वहाँ से क्वेश्चन। एंड इनमें जो एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो भी पूछा जाता है यहाँ पर, तो प्लीज़ इनको देख लेना। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर आपको नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, उसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है ना, वो चीज़ आपसे पूछती जाती है। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ऐसी चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। बेसिकली ये डीएनए का ही स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा रहा है, तो इनको अच्छे से देख लेना। डीएनए रेप्लिकेशन, अच्छा इस सेशन का ये जो पीडीएफ है, ये जो टॉप 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ ज्वाइन दैट चैनल, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड मैंने आपको बताया। एंड ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांसलेशन, लैक ओपेरोन, 5 स्टार टॉपिक है लैक ओपेरोन। लैक ओपेरोन पे लैक्टोज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं। अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे होंगे या लगाते होंगे तो आपको पता होगा कि लैक ओपेरोन से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो प्लीज़ एक एक चीज़, अगर मैं बात कर रही हूँ एक टॉपिक को पढ़ने की, तो एक टॉपिक अगर लेट्स सपोज लैक ओपेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू कांट अफोर्ड टू स्किप अ सिंगल वर्ड इन दैट टॉपिक, है ना। एनसीईआरटी पढ़नी है तो पूरा लाइन टू लाइन एक एक चीज़ पढ़नी है, इवन साइंटिस्ट का नाम तक पढ़ना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। जेनेटिक कोड, यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। जेनेटिक कोड से जो आपके एंड कोडोन होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है, स्टार्ट कोडोन कौन से होते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, इनकी प्रोसेस के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। हार्डी-वीनबर्ग, ये है 7th आपका चैप्टर इवोल्यूशन, जो तो मतलब फेवरेट है एनसीईआरटी का, हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन, जहाँ से कभी कभी इक्वेशन पूछ ली जाती है, कभी पूछ लिया जाता है कि इस इक्वेशन में हेटेरोजाइगस पोर्शन कौन सा है, होमोजाइगस कौन सा है। अगर मैं लिखूँ पी स्क्वायर, दैट मीन्स इज इट होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, है ना। एक बार पूछ लिया गया था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन कि हेटेरोजाइगस कौन सा होगा हार्डी-वीनबर्ग में, तो 2pq था एंड pq था ओनली, तो वहाँ पे 2pq करेक्ट आंसर था, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी इक्वेशन में 2pq इज द हेटेरोजाइगस पोर्शन। आई होप सो कि आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आपने डिवाइस कर लिया है इसको। तो हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस। ह्यूमन इवोल्यूशन, ड्रायोफिथिकस, रामाफिथिकस, ठीक है, उसके बाद में कहाँ तक हम होमोसेपियंस तक आए, वो वाली चीज़ें पूछ ली जाती हैं। कौन से होमो हैबिलिस, मतलब बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं आपको नाम, है ना, पूरा इवोल्यूशन ह्यूमन का प्रोवाइड किया हुआ है। पूछ लिया जाएगा कि कौन से यहाँ पर स्टेज पर हम आग से खाना बनाना शुरू कर दिए थे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ चीज़ें मेंशन्ड आपको एनसीईआरटी में, प्लीज़ वो देख लेना। एंड इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी होती है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है प्रीवियस ईयर में। मलेरिया, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का बहुत हॉट टॉपिक है मलेरिया। पहली बात, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम की 4 आपको वहाँ पर स्पीसीज दी हुई हैं, चारों के ही नाम याद करने हैं। चारों में से सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा है?
वो भी पता होना चाहिए। मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है उसमें भी जो आपको कंपकपी के साथ जो बुखार आता है मलेरिया में, बहुत ज़्यादा शिवरिंग के साथ में ना फीवर आता है, वो इतना तेज़ फीवर किस वजह से आता है? हीमोजॉइन की वजह से। हीमोजॉइन कहाँ से निकलता है? आरबीसी के फटने की वजह से, ठीक है। तो और या फिर प्लाज्मोडियम सबसे घुसते ही कहाँ अटैक करता है? प्लाज्मोडियम का जो एसेक्सुअल साइकिल है वो कहाँ होता है? ह्यूमंस में, या फिर मच्छर के अंदर होता है, या फिर सेक्सुअल साइकिल कहाँ होता है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिले हैं, तो प्लीज़ आप देख लेना। एड्स एंड कैंसर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स, अगेन 3 टाइप की ड्रग्स दे रखी हैं और आपको पता होना चाहिए कि उनके जो ड्रग्स के जो इम्पोर्टेंट जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे वो ड्रग जाके काम करेगी, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। टारगेट पॉइंट क्या है इस ड्रग का, ठीक है, वो चीज़ें होनी चाहिए। देन बायोटेक्नोलॉजी पे मूव करें तो बायोटेक्नोलॉजी तो वैसे पूरी ही 2 चैप्टर्स हैं। 2 चैप्टर्स मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, एटलीस्ट 4 to 7 क्वेश्चंस देके जाएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है क्लास 12th का जो 11th चैप्टर है, इसमें RDNA टेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे हम पूरी रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो पूरी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे इल्यूजन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आए हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, आई सेइंग अगेन एंड अगेन। मैंने PYQs भी आपको सॉल्व करवाए हुए हैं इसके ऊपर, एंड मैंने तब भी बताया था। और लास्ट 5 साल के पेपर उठा के देखोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आराम से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। घुमा फिरा के बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब उसी एक टॉपिक पे घुमा फिरा के कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए प्लीज़ पढ़ लेना अच्छे से। BT कॉटन पे भी क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ये BT कॉटन। इंसुलिन वेरी इंपॉर्टेंट, जो ABC चेन है उसमें से कौन सी, मतलब उनमें जो C चेन को हटा देते हैं और A और B चेन को जब हम जोड़ते हैं तो कौन से बॉन्ड्स वहाँ पे बनते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है इंसुलिन का, है ना, तो प्लीज़ थोड़ा देख लेना। एंड कौन सी अमेरिकन कंपनी थी एक, एली लिली, है ना, उसने इंसुलिन प्रिपेयर किया था, कब प्रिपेयर किया था, वो कर लेना। जीन थेरेपी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, जीन थेरेपी सबसे पहले किस में की गई थी? वो भी NCERT में मेंशन है। 4 साल की एक बच्ची जो थी उसमें किसकी कमी की वजह से, है ना, एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी की वजह से उसमें जीन थेरेपी किया गया था। प्लीज़ इन टॉपिक्स को देख लेना, हर एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इकोलॉजी की तरफ। थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल मेरे को हमेशा लगता है ये यूनिट, क्योंकि कभी भी कहीं से भी पूछ लिया जाता है इसमें, बट स्टिल हमें तो वही पढ़ना जो NCERT में गिवन है, और ऑलमोस्ट 99.9% पेपर NCERT से आएगा। 0.1% इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, वो जो कि चलता भी है, जो कि आपके लिए नहीं सबके लिए आएगा, है ना, अलग आएगा। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से क्वेश्चन आते हैं, इंटरैक्शन से क्वेश्चन भी हर साल पूछे ही जाते हैं। जितनी भी टाइप की इंटरैक्शन है, प्रेडेशन में क्या होता है, पैरासिटिज्म में क्या होता है ना, एक 2 वहाँ पर कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे भी अगर आप बोलो तो उसमें एक को फायदा हो रहा होता है, एक को नुकसान हो रहा होता है प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म में, ठीक है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में फायदा और नुकसान हो रहा है। तो ये वाली चीज़ें हो गई आपको, है ना, कमेंसलिज्म हो गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पिरामिड उल्टा होता है, कौन सा पिरामिड सीधा होता है? एनर्जी के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें लिखा हुआ था कि एनर्जी के पिरामिड उल्टे हो सकते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट आपको ढूंढना था, और रॉन्ग स्टेटमेंट यही था, क्योंकि एनर्जी के पिरामिड कभी भी उल्टे नहीं होते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। एंड वेट वाले पिरामिड एंड नंबर वाले पिरामिड, वो ऑलमोस्ट उसमें भी एक एक्सेप्शन आपको दिया हुआ है कि नंबर वाले पिरामिड कहाँ उल्टा होता है, बाकी जगह सीधा होता है, कहाँ पे उल्टा रहता है, एंड वेट वाला पिरामिड जो है वो कहाँ सीधा रहता है, कहाँ उल्टा रहता है। प्लीज़ 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 फोकस कर लेना। सक्सेशन पे भी स्टेप्स दिए हुए हैं, पूरा NCERT में डेडिकेटेड पेज है जहाँ पर जितने भी डायग्राम्स है वो मेंशन्ड है, हर स्टेज मेंशन की गई है। उन स्टेज को रट के जाना, हर एक स्टेज। कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन भी मैंने देखा हुआ है, स्टेज वाइज क्वेश्चन आ जाता है, पहले कौन सी स्टेज आएगी, एंड लास्ट में जाते जाते क्लाइमेट कम्युनिटी जब बनती है, वो उनके बीच की सारी स्टेजेस पूछ ली जाती है ना। सक्सेशन के अंदर ऐसा पूछ लिया जाता है, प्लीज करके जाना।
टेक्सोनॉमिकल एड्स, अगर हम क्लास 11th की बात करें तो वहाँ पर हर्बेरियम के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बोटैनिकल गार्डन से रिलेटेड, है ना, की से रिलेटेड, ये वाली चीज़ें प्लीज़ करके जाना। एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट येस टेक्सोनॉमिकल एड्स, हर्बेरियम वगैरह को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करके जाना, आपको क्वेश्चन आया हुआ है। सेल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली। देखो यार, मैं सिर्फ तुम्हें टॉपिक्स नहीं बता रही हूँ, इन टॉपिक्स के अंदर भी डिटेल में घुस के थोड़ा बता रही हूँ कि कहाँ से एग्जैक्टली आता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको पूरा टॉपिक पूरा एनसीईआरटी से पढ़ना है, बट हाँ मैं भी आपको बता रही हूँ तो आपको आइडिया लगता जा रहा होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए तो डेफिनेटली यू कैन रिलेट विथ माय वर्ड्स दैट कि मतलब कितना सही बोल रही हूँ, कितना गलत बोल रही हूँ। न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो वो चीज़ें देख लेना। उसके अलावा ये जो क्लास 11th की 2 यूनिट्स है ना भैया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। आई नो दैट एज ए नीट एस्पायरेंट आपकी बायोलॉजी फेवरेट है एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका मोस्ट फेवरेट यूनिट है। मेरा तो हुआ करता था, आज भी है, हमेशा पढ़ते हुए इसको इंटरेस्ट आता है, बट यू नो ह्यूमन बॉडी इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं यहाँ से, इसलिए बड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। एंड प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बॉडी लगती बिल्कुल सिंपल सी है, बट अगेन इट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो फोटोसिंथेसिस जो इसमें चैप्टर आता है ना प्लांट फिजियोलॉजी में, वहाँ पर C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड यू नो रेस्पिरेशन में क्रेब साइकिल, ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ प्लीज़ एक भी चीज़ यहाँ पर मिस नहीं करनी है। एंड मिनरल न्यूट्रिशन तो रटने वाला चैप्टर है ही, नाइट्रोजन साइकिल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिसऑर्डर्स, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब मैं क्या क्या बताऊँ, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रही हूँ ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट इन बोथ ऑफ द यूनिट। प्लीज़ 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 रिवाइज थरली बोथ ऑफ द यूनिट, ठीक है। देन हम टिश्यू की बात करें तो टिश्यू में सिर्फ 4 ही टाइप के टिश्यू दिए हुए हैं, तो टिश्यू बड़ा छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो अगर यू नो आप पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली इसको रटने की ज़रूरत है थोड़ी सी। आपको बस ये पूछ लिया जाता है कि बताओ नेफ्रॉन जो है इसकी इस पार्ट में कौन से टाइप का टिश्यू मिलता है ना, क्यूबॉइडल जनरली नेफ्रॉन में देखने को मिलता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। डायग्राम्स अगेन यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आई वुड सजेस्ट एनसीईआरटी का एक भी डायग्राम आपकी तरफ से मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नर्वस टिश्यू से इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे क्योंकि उसके ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर आपको प्रोवाइडेड है, राइट। एंड ये 2 चैप्टर्स को, ये दो टॉपिक्स को आपको अच्छे से कर लेना है। देन अगर बात करें एनाटमी की, तो एनाटमी इन फ्लावरिंग प्लांट है ना, तो उनकी बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी ग्रोथ में कॉर कैम्बियम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना सेकेंडरी ग्रोथ को पूरा। फ्लोरल फार्मूला मॉर्फोलॉजी का है टॉपिक, फ्लोरल फार्मूला हर एक फैमिली के देख के जाना। एंड आई वुड सजेस्ट कि सारी की सारी फैमिली के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप उनको याद करके जाएंगे, उनके फ्लोरल फार्मूलाज याद करके जाएंगे, उनके डायग्राम्स देख कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और हर बार आएंगे, मैं डेफिनेटली आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। एंड मॉर्फोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन इसके अलावा जो एस्टिवेशन से रिलेटेड है, प्लेसेंटेशन से रिलेटेड है, वो वाले क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, तो प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर प्लेसेंटेशन वाला भी टॉपिक, है ना, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिस करना है। 50 से 51-52 हो जाएंगे तो तुम्हारी कोई इक्का दुक्का बढ़ जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लेसेंटेशन में 5 टाइप की प्लेसेंटेशन गिवन है, वो सारे के सारे प्लेसेंटेशन, उनके डायग्राम्स एंड उनके एग्जाम्पल्स। मॉर्फोलॉजी इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल, जितना रट सकते हो रट लो, बड़ा काम आने वाला है। माइटोसिस एंड मियोसिस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं। डेफिनेटली मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज स्टेज है, जिसकी 5 अंदर और स्टेजेस आती हैं, है ना, उनको प्लीज़ अच्छे से करके जाना। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ उन सारी स्टेजेस को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि कहाँ पर आपका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है ना, कहाँ पर आपका कियाज़मेटा बनता है, कहाँ पर हटता है कियाज़मेटा, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम प्लांट डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी के अंदर जो आपका 3rd चैप्टर है, 3rd चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर एल्गी,
जो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 3 टाइप की एल्गी दी हुई है, हर एक के एग्जाम्पल और उनके फीचर्स है ना, और उनके डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों टाइप की एल्गी से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इट डजेंट मीन कि आप टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म को छोड़ के जाएंगे। आपको एल्गी पे सबसे ज़्यादा, मतलब अगर कुछ नहीं पढ़ा है या फिर अगर थोड़ा डाउट हो रहा है ना बायोलॉजी में, तो ये टॉपिक्स को बिल्कुल करके जाना, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है। मोनेरा अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया से हर साल क्वेश्चन आया है। आर्की बैक्टीरिया में मिथेनोजेंस कौन से होते हैं, मिथेनोजेंस कहाँ पे मिलते हैं, यू बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, यू बैक्टीरिया में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको गिवन हैं। तो मोनेरा पूरा करके जाना है आपको डेफिनेटली। एंड फंजाई में भी आपको बहुत सारे चीज़ें पूछ ली जाती है, बट मोनेरा इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फंजाई। बट येस, अगेन आई एम सेइंग कि फंजाई को भी आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी, ये एनसीईआरटी, भाई ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी पूरी एनसीईआरटी से आती है, तो आई कांट प्रेडिक्ट। बट येस, ये दीज आर द टॉप 50 हॉट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी, जहाँ से पिछले 5 सालों में इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड लास्ट इज एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ऑन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है, एंड मॉर्फोलॉजी, एक 2 ऐसे चैप्टर्स है जहाँ पर सिर्फ रटना है आपको, ठीक है। एनिमल किंगडम को बस यू नो जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, आप उनको रट लो प्लीज़। इनके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं, इतना ही है। इनमें एक कॉमन क्वेश्चन रहता है आपका, सिलोम से रिलेटेड, ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट है ना, एंड सिलोमेट कौन से होते हैं, ए सिलोमेट, सिलोमेट एंड स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, क्योंकि स्यूडोसिलोमेट सिर्फ एस हेल्मिन्थीज होते हैं, ए सिलोमेट प्लेटी हेल्मिन्थीज होते हैं, और एस हेल्मिन्थीज के बाद में जितने भी सारे हैं वो सिलोमेट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है। अब ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि बताओ स्यूडोसिलोमेट्स कौन है, एस हेल्मिन्थीज है, प्लेटी हेल्मिन्थीज है, आपको बताना नहीं है ऐसे। आपको एस हेल्मिन्थीज का एग्जाम्पल दिया जाएगा, एस्केरिस वगैरह, या फिर कोई भी एग्जाम्पल वहाँ पर दिया जा सकता है। तो प्लीज़ इसीलिए बोल रही हूँ कि एग्जाम्पल का क्या करना है, रट्टाफिकेशन करना है। चलिए जी, ये थे टॉप 50 टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करने हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, या आपने जैसे कई के बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लास 12th का इस साल दिए हैं पेपर, और उनको लग रहा है कि चलो नीट को एक बार ट्राई करके देखते हैं, है ना। उनके पास कम टाइम है, उन्होंने पूरा अच्छे से प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं किया है, और वो एक बार ट्राई देना चाहते हैं। तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को पढ़कर ट्राई दीजिएगा, ताकि आपका थोड़ा भला हो जाए और थोड़े अच्छे मार्क्स आपको आ जाएं, ठीक है। और जो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, नर्वस्ड हैं, प्लीज़ इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करके जाना। आप इनको करोगे ना, एटलीस्ट आपके 300 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। 300 नहीं तो एटलीस्ट 250 260 आराम से आप यहाँ इन टॉपिक से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। एंड फॉर मोर अपडेट्स आपको ज्वाइन करना चाहिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको रोजाना बायोलॉजी के क्वेश्चन पोल्स भी करवाए जाते हैं, PYQs एवरी डे आई एम अपलोडिंग, है ना। एंड उसके अलावा आपको माइंड मैप्स मैं दे रही हूँ, आपका जितने भी दिन बाकी हैं, इन दिनों में हम हर दिन मैं आपको एक चैप्टर के माइंड मैप प्रोवाइड कर रही हूँ। तो प्लीज़ उन माइंड मैप का फ़ायदा उठाओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, एंड ये सेशन का PDF भी इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वेदांतु नीट मेड इज ईजी, ओके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।